Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आइस यूट्यूब चैनल। डेली के द हिंदू एनालिसिस में जो आज 3 टॉपिक मैंने लिए हैं, उसमें जो पहला टॉपिक है वो डिफेमेशन का, मानहानि का। तो राहुल गांधी को मानहानि के केस में 2 साल की सजा मिली और उनकी जो लोकसभा की सदस्यता है वो भी चली गई। तो उसके बारे में डिस्कस करें कि कैसे जो मानहानि है इंडिया में एक क्रिमिनल ऑफेंस है मानहानि। तो उसका कैसे क्या क्रिटिसिज्म है, सुप्रीम कोर्ट का क्या उस पर जजमेंट है सुब्रमण्यम स्वामी केस में, उसको हम देखेंगे। जो दूसरा टॉपिक है, राज्यसभा में एक रिपोर्ट सबमिट की गई है जिसमें बात की गई है कि इंडिया के पास संसाधन होते हुए भी जो चाइना से इंडस्ट्रीज मूव आउट हो रहे थे वो इंडिया में बहुत कम आ रहे हैं, बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में ज़्यादा जा रहे हैं। तो हम देखें कि कहाँ पे इंडिया में चूक हो रही है और क्या इंडिया के पास ये अपॉर्चुनिटीज हैं कि इंडिया में कैसे जो बिजनेसेस रिलोकेट हो रहे हैं चाइना से बाहर, वह कैसे इंडिया में और आए। जो तीसरा टॉपिक है आज का वो है जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल। जीएसटी को आए हुए 5 साल से ऊपर हो गए, लेकिन जो जीएसटी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, जो विवाद हैं, उनको सुलझाने के लिए जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल का अपगठन होगा। तो फाइनेंस बिल 2023 में अमेंडमेंट ला के जीएसटी एपेलेट ट्राइब्यूनल को बनाया जाएगा। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज थे जब एपेलेट ट्राइब्यूनल नहीं था उससे पहले, और जब एपेलेट ट्राइब्यूनल आ जाएगा तो क्या क्या उससे सुविधाएं हमारी इकोनॉमी में हो जाएंगी। तो ये हमारे 3 टॉपिक। जो भी कंटेंट है, कंटेंट मैंने हैंड रिटन फॉर्मेट में तैयार किया है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके इसको आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो, उसको सब्सक्राइब कर लें और इसको डाउनलोड कर लें। जो पहला टॉपिक है आज का वो है डिफेमेशन का, यानी मानहानि का। राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का केस हुआ था और उनको जो सजा मिली है, ये केस था 2019 का। उन्होंने कर्नाटका के पॉलिटिकल रैली में कुछ बातें कही थी। बेसिकली उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर कुछ कमेंट किया था, उससे रिलेटेड उनके ऊपर केस हुआ गुजरात में, और गुजरात के एक लोकल कोर्ट ने उनको 2 साल का सजा सुनाया है मानहानि के केस में। तो अगर किसी को भी 2 साल, कोई भी सिटिंग एमपी है, एमएलए है, अगर उसको 2 साल का सजा होता है तो उसकी जो सदस्यता है पार्लियामेंट की या फिर स्टेट असेंबली की, वो तत्काल प्रभाव से खत्म हो जाती है। तो हमारा जो उद्देश्य है यहाँ पर डिस्कस करने का कि जो मानहानि के केसेस हैं इंडिया में, वो देखिए मानहानि के केसेस इंडिया में सिविल ऑफेंस भी है और क्रिमिनल ऑफेंस भी है। तो जो राहुल गांधी को सजा हुआ है वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर हुआ है। पहली बात इसे समझना ये है कि मानहानि का मतलब क्या होता है, यानी डिफेमेशन का मतलब क्या होता है। तो देखें, जो आईपीसी सेक्शन 499 है, इसके हिसाब से अगर कोई भी किसी शब्द का प्रयोग करता है, किसी पिक्चर का प्रयोग करता है, ठीक है, किसी के डिग्निटी और रेपुटेशन को हार्म करने के लिए, यानी किसी के गरिमा को और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने के लिए, और इस बात को वो जानता है कि अगर मैं इन शब्दों का प्रयोग करूंगा, ऐसे पिक्चर्स का प्रयोग करूंगा, तो किसी इंडिविजुअल का, किसी व्यक्ति का, या फिर किसी धर्म का, या फिर किसी ग्रुप ऑफ लोगों का जो प्रतिष्ठा है उसको ठेस पहुंच सकता है, वो इस बात को जानता है। तो ऐसा अगर वो जानबूझ के करता है तो उसको बोलते हैं मानहानि। तो इंडिया में मानहानि एक सिविल ऑफेंस भी है, क्रिमिनल ऑफेंस भी है। अब देखें 499 में मानहानि कैसे होता है, इसको डिफाइन किया गया है। जो आईपीसी 500 है, इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई भी क्रिमिनल डिफेमेशन कहीं भी होता है, उसमें जो सजा है वो अधिकतम 2 साल का हो सकता है, अधिकतम 2 साल का हो सकता है। तो जो सिविल ऑफेंस है, जो डिफेमेशन का सिविल ऑफेंस है, उसमें जो सजा मिलता है उसमें मुआवजा दिया जाता है, कंपनसेट किया जाता है। लेकिन अगर वो आपराधिक मामला है तो वहां पे उससे पनिशमेंट मिलता है, सेंटेंस मिलता है। तो अगर कभी भी सिविल ऑफेंस होता है मानहानि का, तो उसमें क्या होता है कि मुआवजा मिलता है। आपने सुना होगा केस अरविंद केजरीवाल का, उनके ऊपर कई सारे मानहानि के केसेस थे, नितिन गडकरी ने किए थे, अरुण जेटली ने किए थे। अरुण जेटली वाले केस में 10 करोड़ का कंपनसेशन मांगा गया था, उनसे डिमांड किया गया था। तो जो मुआवजा होता है वो कोर्ट उसका निर्णय लेता है कितना मुआवजा देना है। वो इस पे डिपेंड करता है कि जिस आदमी के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है उसका रेपुटेशन कितना है, उसका स्टेचर क्या है सोसाइटी में, कितने लोग उसको जानते हैं और कितना वो क्लेम कर रहा है। तो एक प्रोबेबल टर्म्स पे आया जाता है कि कितना किसको कंपनसेट करना है, ठीक है।
तो इसमें जो है, जो सिविल ऑफेंस रहेगा तो उसमें कंपनसेशन का डिमांड होगा, लेकिन जब क्रिमिनल ऑफेंस होगा तो 2 साल तक का सजा हो सकता है। हमारा जो ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ये डिस्कस करना कि कैसे जो मानहानि के केसेस हैं, लोगों की बोलने की स्वतंत्रता के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा है। क्योंकि देखें, जब जो ये क्रिमिनल डिफेमेशन है, ये कब शुरू हुआ था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने शुरू किया था इंडिया में। उस समय क्या था कि जो ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट आप कुछ भी बोल रहे हैं, ब्रिटिश सत्ता के विरोध में आप कुछ भी बोल रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो आपकी आवाज को दबाने के लिए, आप अगर ब्रिटिश राज की आलोचना कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए क्रिमिनल डिफेमेशन लाया गया था, यानी आपराधिक मानहानि लाया गया था। तो पहली बात तो यह है कि जिस तरह से सेडिशन का केस है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का केस है, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट लाई थी, जो कि आजादी के बाद भी कंटिन्यू रहा है सब केसेस। उसी तरीके से जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो भी कंटिन्यू रहा, और इसकी लगातार डिमांड की जा रही है कि इसको जो कानून है उससे हटा दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो लोगों के बोलने की अभिव्यक्ति है, उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है आपराधिक मानहानि। तो देखें कि अगर कोई सोशल एक्टिविस्ट है, कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, अगर ये लोग किसी तरह के करप्शन को एक्सपोज करते हैं, तो जो लोग एक्सपोज हो सकते हैं उस करप्शन में, वो लोग डर दिखाते हैं क्रिमिनल डिफेमेशन का, कि अगर क्रिमिनल डिफेमेशन हो गया तो अरेस्ट हो सकता है, ट्रायल हो सकता है, सजा हो सकती है। तो बेसिकली उनको हैरेस किया जाता है कानून का डर दिखा के। तो कहीं ना कहीं जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है आपराधिक मानहानि। फिर से बात यह आती है कि सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता ही नहीं, बल्कि जो आलोचना है, अगर आलोचना को, मामूली आलोचना को भी दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल किया जाता है। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है स्ट्रेटेजिक लॉसूट अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन, SLAPP। जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं इसका इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई भी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है जो उनके फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज को एक्सपोज करना चाहता है, उसकी आवाज को दबाने के लिए SLAPP का इस्तेमाल किया जाता है। इसको स्लैप बोलते हैं शॉर्ट में। इसका इस्तेमाल करके उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। अब अभी तक तो जो सोशल एक्टिविस्ट थे या फिर जर्नलिस्ट थे, उनकी आवाज को दबाया जाता था, लेकिन राहुल गांधी के मामले के बाद से एक बात समझ में आ गया कि अगर जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अगर वो गवर्नमेंट की आलोचना कर रही हैं, उनकी भी आवाज को दबाया जा सकता है इसका इस्तेमाल करके। तो राहुल गांधी को सजा मिला 2 साल का, तो अब आगे से अगर उनको सजा काटना पड़ा तो लोग सतर्क हो सकते हैं, जो भी लीडर्स हैं सतर्क हो सकते हैं। अच्छा, अगर आलोचना को लेकर कुछ सतर्क हो जाए, ये सबसे बड़ा चोट है लोकतंत्र के लिए। तो जरूरी ये है कि जो बोलने की अभिव्यक्ति है और जो मानहानि है, इसमें एक समन्वय होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। इस मामले में, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, बार बार इसकी डिमांड हो रही थी कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन है उसको हटा दिया जाए, सिर्फ एक सिविल ऑफेंस रहे, ये कि आपराधिक मानहानि ना रहे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस में जो ये आपराधिक मानहानि है उसको अपहेल्ड किया, उसकी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच किसमें है? आर्टिकल 19 में, ठीक है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है आर्टिकल 19 में, ये लोगों की प्रतिष्ठा और गरिमा को ठेस नहीं पहुंचा सकता। यानी कि जो लोगों का राइट टू लिव विद डिग्निटी है, ये आर्टिकल 21 में दिया गया है। तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 21 को सुपरसीड नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा? क्योंकि जो आर्टिकल 19 है इसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। आप देखें कि जो आर्टिकल 21 है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार आर्टिकल 21 का इंटरप्रिटेशन करके उसका जो परव्यू है उसको बढ़ाता जा रहा है कि और भी सारे उसमें अधिकार जोड़ते जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन जो आर्टिकल 19 है उसके ऊपर लिमिटेशंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 19 है वो पूर्ण नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो आर्टिकल 19 को बैलेंस करना पड़ेगा जो राइट टू रेपुटेशन है उससे। तो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 में एक बैलेंस होना जरूरी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 19 है इस पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उसको जस्टिफाई किया सुप्रीम कोर्ट ने और ये कहा जो क्रिमिनल डिफेमेशन है वो वैलिड है। तो जो क्रिमिनल डिफेमेशन है एक तरह का रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है ऑन
फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो जो आपराधिक मानहानि है एक तरह का एक लिमिटेशन है जो लोगों की बोलने की स्वतंत्रता है उस पर, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी केस में। अब देखें कि लेकिन एक केस और भी आया था, तमिलनाडु का केस, जिसमें उस समय चीफ मिनिस्टर जे जयललिता का केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह का वार्निंग दिया कि जो मानहानि है, जो आपराधिक मानहानि है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। कि अगर कोई आलोचना करता है किसी राजनीतिक व्यक्ति का, उस आलोचना को दबाने के लिए आपराधिक मानहानि का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो क्रिमिनल डिफेमेशन शुड नॉट बी यूज्ड टू सफोकेट डेमोक्रेसी एंड पब्लिक फिगर्स मस्ट फेस क्रिटिसिज्म, ऐसा कहा सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता वाले केस में। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं, उनके सामने अगर कभी भी आपराधिक मानहानि के केसेस आते हैं तो उनको बहुत ही सजग तरीके से इसका ट्रायल करना चाहिए। अगर किसी को समन भेजा जा रहा है आपराधिक मानहानि के केस में तो सोच समझ के समन भेजा जाए और जो उसके जो डिसीजन लिया जाए उस सोच समझ के उस पर आया जाए, क्योंकि क्रिमिनल डिफेमेशन, आपराधिक मानहानि एक तरह का चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शंस दिए। अब देखें कि लॉ कमीशन ने भी इस पर अपने बयान दिए हैं। लॉ कमीशन ने भी अपना कुछ एक स्टडी पेपर पब्लिश किया था 2013-14 में ही। लॉ कमीशन का कहना यह है कि लॉ कमीशन ने जितने लोगों से बात की, सभी लोगों ने जो आपराधिक मानहानि है उसका विरोध किया कि आपराधिक मानहानि जो है इंडिया के कानून में नहीं होना चाहिए। लॉ कमीशन ने यह भी कहा कि जो आपराधिक मानहानि है अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड से, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसके अगेंस्ट भी है, क्योंकि जो भी बड़े लोकतंत्र हैं जैसे कि यूएस है, यूके है, वहां पे जो मानहानि है वो सिर्फ एक सिविल ऑफेंस है, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। ठीक है, फिर है कि जो इसमें सजा मिलती है, जो सजा इसमें रखा गया है 2 साल का, ये 2 साल का सजा इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपराध है और सजा इसमें कुछ समन्वय नहीं है, सामंजस्य नहीं है इसमें। तो जो सजा है ये ज्यादा है और इसको जो आपराधिक मानहानि है इसको खत्म करने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन ने भी कहा है कि जो आपराधिक मानहानि है उसको खत्म कर दिया जाए, सिर्फ आपराधिक मानहानि को एक सिविल ऑफेंस रखा जाए। अब बात यह है कि अगर मानहानि को सिर्फ सिविल ऑफेंस रखना तो उसमें क्या हो सकता है। देखिए, अगर किसी की भी गरिमा या प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचता है किसी के शब्दों से या बातों से, तो ये ऐसा हो सकता है कि जो उसका जो ट्रायल हो रहा है, जो कोर्ट में ट्रायल हो रहा है उसमें जो जिस व्यक्ति ने किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाया है वो व्यक्ति आके या तो अपने बातों को वापस ले ले, उसमें सुधार कर ले, माफी मांग ले, या फिर जो एक जो उसका अनुमान लगाया जाए कि कितना इसको कंपनसेट किया जा सकता है, कितना मुआवजा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो एक सरकार कानून ला सकती है जिसमें कि जो क्रिमिनल डिफेमेशन उसको हटा के सिर्फ सिविल ऑफेंसेस को रखा जाए। अब देखें कि जो राहुल गांधी का केस है इसमें तमाम जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं एक साथ आ गई हैं इस कानून की आलोचना करने में या फिर सरकार की आलोचना करने में। तो होना ये चाहिए कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आपराधिक मानहानि का विरोध कर रही हैं वो अपने अगले इलेक्शन के मैनिफेस्टो में इस कानून का जिक्र करें, और जिक्र ये हो कि अगर वो सत्ता में आए तो इस कानून को हटा दिया जाएगा या फिर क्रिमिनल डिफेमेशन को हटा दिया जाएगा, सिर्फ सिविल ऑफेंस इंडिया में रह जाएगा। तो ये था हमारा डिस्कशन डिफेमेशन के बारे में। जो अगला टॉपिक है वो है इकोनॉमी से रिलेटेड। राज्यसभा में एक रिपोर्ट आया राज्यसभा कमेटी का, उसमें ये कहा गया कि जो चाइना से इंडस्ट्रीज और कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं कुछ कारणों से, उसका फायदा इंडिया नहीं उठा पा रहा है। तो भले ही इंडिया के पास संसाधन है, लेकिन जो है इंडिया जो है एक सकारात्मक जो पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पा रहा है। पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब कि अपने यहाँ जो बिजनेस करने का जो माहौल है उसका एक सकारात्मक इंप्रेशन क्रिएट नहीं हो पा रहा है। उसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं इंडिया में बहुत कम आ रहे हैं, बल्कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे ज्यादा जा रहे हैं। तो साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया है, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, उनको सबसे ज्यादा फायदा मिला है जो भी इंडस्ट्रीज शिफ्ट हो रही हैं चाइना से बाहर। तो देखिए 2013 में 2013 में एक टर्म कॉइन किया गया चाइना +1 स्ट्रेटजी का। चाइना +1 स्ट्रेटजी मतलब कि देखिए चाइना क्या है कि चाइना एक फैक्ट्री है दुनिया का। चाइना एक बहुत बड़ा गुड्स का सप्लायर है दुनिया भर के लिए, और तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज चाइना में हैं, चाइना में उनका अपना उद्योग लगाई हुई हैं। लेकिन
जो कंट्री, जो एमएनसी से, जो कंपनी से, वो ये भी चाहती हैं कि चाइना के अलावा जो उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस है वो और भी किसी कंट्री में हो। तो कुछ कारण है चाइना से एक अल्टरनेटिव ढूंढने का, उस कारण को अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी है उसका मतलब ये है कि जो एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ढूंढा जाए कि चाइना में तो उनका मैन्युफैक्चरिंग बेस रहे प्लस कहीं और भी रहे। उसका रीजन क्या है? क्योंकि देखें, फॉर एग्जांपल आप देख लें कि आरसीईपी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप लाया गया है, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज हैं, चाइना भी है उसमें, जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो देखें, अब चाइना में क्या है कि चाइना में जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ गया है। तो जो कंपनीज वहां से हटना चाह रही हैं वो उसके कुछ कारण हैं। कारण ये है कि सबसे बड़ा चाइना का जो एडवांटेज था वो ये था कि वहां पे जो लेबर कॉस्ट था वो कम था, बाकी देशों की अपेक्षा लेबर कॉस्ट कम था वहां पे। तो जितनी वेस्ट की कंपनियां थी वो चाइना में जाके अपना उद्योग लगाई, लेकिन लेबर कॉस्ट अब वहां पे ज्यादा हो गया है। तो कुछ अगर डाटा आप देखें तो सिर्फ 2010 और 2016 के बीच में जो वहां पे लेबर कॉस्ट है वो लगभग 30% बढ़ गया। तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो जो इनपुट कॉस्ट है उद्योगों का, किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने में, उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उनका बढ़ जाएगा। अब ये है कि वहां पे जो कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भी लिए गए, मीन्स कि जो टैक्स इंसेंटिव दिया जाता था, टैक्स में छूट मिलती थी कंपनीज को, वो लगभग 2009, 10, 11 के समय में काफी सारे टैक्स छूट जो वहां पे खत्म कर दिए गए। अगेन तो फिर उनका जो बेनिफिट, जो प्रॉफिट है वो भी कम हुआ। फिर है कि कुछ एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन, क्योंकि आप देखें कि जब से कोविड शुरू हुआ तो चाइना ने इस्तेमाल किया जीरो कोविड पॉलिसी का। जीरो कोविड पॉलिसी मतलब कि बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाए गए कि जो कोविड है उसको कंटेन कर दिया जाए। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से क्या था, इंडिया में जो लॉकडाउन लगा था, सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था मार्च, अप्रैल में, जो जून में 2020 में। लेकिन उसके बाद से रिलैक्सेशंस में काफी सारे यूनिट्स को अलाउ किया गया ऑपरेट करने के लिए, लेकिन चाइना में स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। तो जीरो कोविड पॉलिसी के चलते जो बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज थी उनका मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गया वहां पे। एप्पल जैसे बड़े बड़े एंटिटीज का भी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस था वो बंद हो गया वहां पे। तो वो एक कंपनीज के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इसकी वजह से जो सप्लाई था, सप्लाई चेन था, वो पूरा जो है सप्लाई चेन, जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पूरा खत्म हो गया एक तरह से कुछ समय के लिए। हालांकि अब दोबारा वहां पे लॉकडाउन खत्म हुआ है, दोबारा जो ऑपरेशन शुरू हो गए हैं, इकोनॉमी वहां की इंप्रूव कर रही है, लेकिन जो कंपनीज थे उनके लिए झटका था कि आने वाले सिचुएशन में अगर कुछ ऐसा होता है तो वो अपने जो सप्लाई है वो कहां से लेंगी, ये सवाल उनके लिए सबसे बड़ा था। तो उनका जो सप्लाई है वो एक सिक्योर रहे, तो सिक्योर करने के लिए चाइना से या तो पूरी तरह से हट जाए या फिर चाइना में रहें, चाइना में जो एडवांटेजेस है उसका बेनिफिट लें वो, लेकिन उसके अलावा कहीं और भी उनका एक मैन्युफैक्चरिंग बेस रहे। तो सबसे आसान जो है कंपनीज के वो ये है कि चूंकि आरसीपी लागू हो गया है तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से वहां पे जाना। कहने का मतलब ये है कि जो बिजनेस माहौल है बिजनेस करने का, वो अच्छा हो गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में। उसके पीछे एक आरसीपी भी कारण है। अच्छा, अब देखें कि एक जो सबसे बड़ा कारण है चाइना से बाहर आने का वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन। आप देख लें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के समय में तमाम तरह के टेरिफ लगाए थे, जो चाइनीज प्रोडक्ट्स थे उस पर टेरिफ लगाए थे, पहली बात। अब बात हो रही है डीकपलिंग की। डीकपलिंग की मतलब कि जो चाइना का एग्रेसिव बिहेवियर है उसको देखते हुए चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है उसको कम कर दिया जाए। आप देख लें कि जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं उसके केस में जो यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यूएस का उसको चाइना एक्सेस ना कर पाए, चाइनीज कंपनियां ना ले पाए। मीन्स कि जो उनका सेमीकंडक्टर डिजाइन का जो टेक्नोलॉजी है, जो गियर्स हैं डिजाइन करने वाले, उसका एक्सेस चाइना को ना मिल पाए, क्योंकि चाइना के पास कैपिटल तो है, डिजाइन टेक्नोलॉजी नहीं है सेमीकंडक्टर चिप्स का। तो इस तरह से करके तमाम तरह के रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं चाइना के ऊपर। तो इसको बोलते हैं डीकपलिंग, मीन्स कि जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाए आने वाले समय में। अब देखें कि ताइवान है, ताइवान के साथ बार बार उसका इश्यूज होते रहते हैं, ठीक है। जो ताइवान का सॉवरेनिटी उसको बार बार वायोलेट करता है चाइना। तो जैसे यूक्रेन में क्राइसिस हुआ और रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे, ऐसे अगर कल को ताइवान पे को इन्वेड करता है चाइना, तो चाइना के ऊपर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। और सभी कंपनीज ने पिछले साल जब यूक्रेन क्राइसिस हुआ और अभी भी चल रहा है,
तो सभी जो कंपनीज है जो चाइना में ऑपरेट करती हैं सभी को समझ में आ गया कि अगर हम कुछ उपाय नहीं किए तो अगर कल को ताइवान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना का और चाइना के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे तो कोई भी वेस्टर्न कंपनी चाइना में ऑपरेट करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। उससे अच्छी तो आगे चल के कुछ क्राइसिस है उससे बेटर ये है कि पहले ही हम कोई एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन ढूंढ के रखें। यह है स्ट्रेटजी कंपनीज का, और इस कारण से जो कंपनीज वो बाहर हटना चाह रही है वहां से, इसको बोलते हैं चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी। अब देखिए कि इंडिया एक वायबल अल्टरनेटिव है, तो इंडिया के पास क्या ऐसे स्ट्रेंथ है कि इंडिया एक वायबल अल्टरनेटिव है जो भी कंपनीज मूव करना चाह रही है चाइना से बाहर। पहला जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है चाइना का वो इंडिया का वो है लार्ज लेबर पूल। इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन है, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो संख्या है वो अप्रोक्सीमेटली 2020 में 476 मिलियन थी, यानी कि लगभग 47.5 करोड़ लोग इंडिया में काम करने वाले हैं। तो एक बड़ा लेबर पूल है। और सबसे अच्छी बात ये भी है कंपनीज के लिए कि जो वेज है वो इंडिया में कम है कंपेयर टू चाइना। दूसरी बात है कि इंडिया बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है, क्योंकि अगर आप देखें कि पीपीपी के टर्म्स में, परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में, इंडिया एक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है। तो जो इंडिया को बोलते हैं कि इंडिया 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, तो वो मार्केट एक्सचेंज रेट पे है 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी। लेकिन पीपीपी के टर्म्स में जो इंडिया की इकोनॉमी है वो है लगभग 10 ट्रिलियन डॉलर का, 10 ट्रिलियन डॉलर की इंडियन इकोनॉमी पीपीपी टर्म्स में है। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में कहते हैं कि 2031 के बाद ये 3rd लार्जेस्ट इंडिया है, यूएस को सरपास कर जाएगा, क्योंकि जो टॉप पे है वो चाइना है पीपीपी के टर्म्स में, फिर यूएस है, फिर इंडिया है। तो आने वाले 7-8 सालों में 2031-32 तक इंडिया यूएस को भी ओवरटेक कर लेगा पीपीपी टर्म्स में। तो एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। दूसरी बात यह है कि इंडियन गवर्नमेंट का फोकस है मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ाने पे। देखिए इंडिया का जो ग्रोथ रहा है वो एक तरह का एक एनॉमलस ग्रोथ रहा है, क्योंकि इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर से डायरेक्ट मूव किया सर्विसेज सेक्टर पे। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो स्ट्रांग नहीं हो पाया इंडिया का। जबकि आप देखेंगे जो चाइना है, चाइना एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, फिर चाइना ने अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस स्ट्रांग किया और अब वो सर्विसेज की तरफ मूव कर रहा है। इसी तरह से सारी इकोनॉमिक्स ने किया है, लेकिन इंडिया एक तरह का एक्सेप्शन है जहां पे कि मैन्युफैक्चरिंग बेस अभी भी वीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया की स्कीम लाके, आत्मनिर्भर भारत का स्कीम लाके कोशिश ये है कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ाया जाए, मीन्स की जो जीडीपी में शेयर है मैन्युफैक्चरिंग का उसको बढ़ाया जाए। तो देखें अभी जो मैन्युफैक्चरिंग शेयर है वो है 17% है। ये 2022 में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जीडीपी में शेयर 17% था, और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि इसको 25% किया जाए। ठीक है। और मेक इन इंडिया के अंडर जो गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ग्रो करे बाई 10% पर ईयर। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 10% प्रति साल के दर से बढ़ता है तो इसको समय लगेगा 2030 तक। ये तो 2030 तक जो मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है वो 25% का हिस्सा हो जाएगा उसका जीडीपी में। आप देखें कि गवर्नमेंट भी सीरियस है। इंडिया एक बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, लार्ज लेवल पूल है, वेजेस कम है, तो इंडिया एक अच्छा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है जो भी कंपनीज मूव कर रही हैं आउट ऑफ चाइना। अब देखें कि जो रिपोर्ट ने क्रिटिसाइज किया था गवर्नमेंट की पॉलिसीज को कि गवर्नमेंट एक पॉजिटिव इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर रही है जो भी कंपनीज वहां से मूव करना चाह रही हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया है कि जो हमारे यहाँ बेसिकली ये 14 सेक्टर्स के लिए लाया गया है, 14 टाइप की इंडस्ट्रीज के लिए। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंसेंटिव देके, सब्सिडी देके जो एफडीआई है उसको लाया जाए इस सेक्टर में, या फिर जो लोकल एंटिटीज हैं वो अपना जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उसको एक्सपैंड करें। तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपैंड करें। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, जो फॉरेन कंपनीज है वो एफडीआई लेके आए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में। तो एक वायबल अल्टरनेटिव बनने के लिए इंडिया ने कई सारे स्टेप्स लिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ऑफ कोर्स मेक इन इंडिया है, फिर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। जो कंप्लायंस है उसको गवर्नमेंट ने इजी कर दिया है। ठीक है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जो कॉमर्शियल या फिर ये कहें कि बिजनेस से रिलेटेड जितने भी इंडिया में लॉज हैं उनमें जो भी क्रिमिनल ऑफेंस हुआ करता था, गवर्नमेंट ने मोर देन 3500 प्रोविजंस को डीक्रिमिनलाइज कर दिया है।
मीन्स कि वो सिर्फ एक सिविल ऑफेंस रहेगा, क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहेगा। फिर गवर्नमेंट ने कहा है कि गवर्नमेंट एक जन विश्वास बिल लाई है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट में उसको बढ़ाना, जो बिजनेस कम्युनिटी है उसका ट्रस्ट गवर्नमेंट में बढ़े। इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट की जो 42 कानून हैं इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड, उसको अमेंड करके उसको और सिंपल बना देना कि जो ट्रस्ट है वो बढ़े, यानी कि जो बिजनेस करने का माहौल है वो और अच्छा हो, पॉजिटिव हो। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे जन विश्वास बिल हो, चाहे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो, सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया एक मेजर अल्टरनेटिव बन के निकले, अल्टरनेटिव ऑफ चाइना। चाइना जो बार बार बॉर्डर पर थ्रेट करता है, उनकी इंक्रोच करता है हमारे टेरिटरी को, तो जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना ये भी है कि इंडिया को एक तरह का इनसिक्योर टेरिटरी दिखाना, एक इंप्रेशन क्रिएट करना जो कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं उनके बीच में कि इंडिया एक सिक्योर कंट्री नहीं है। उससे क्या होगा कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। एनीवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के निकले। तो जो मेजर सेक्टर से जो बेनिफिट हो सकते हैं, अगर चाइना से जो भी कंपनी बाहर आती है तो आईटी, आईटीएस सेक्टर बेनिफिट हो सकता है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स को बेनिफिट मिल सकता है। फाइन। फिर है मेटल्स का सेक्टर। तो जो राज्यसभा में रिपोर्ट पेश किया गया है उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है कि जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी चाइना से बाहर आ रही है वो इंडिया में सेटल हो, क्योंकि इंडिया का जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है बहुत स्ट्रांग है। इंडिया दुनिया भर के जो 10% मेडिसिन का सप्लाई है वो करता है, लेकिन एक इश्यू के चलते जो कंपनीज वो इंडिया में नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल्स में क्या सबसे क्रिटिकल इनपुट है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ये सॉल्ट्स के कॉम्बिनेशन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके दवाइयों को बनाया जाता है, और एपीआईस आते हैं कहां से? चाइना से। तो 2022 में इंडिया ने इंपोर्ट किया मोर देन 27,000 करोड़ का एपीआई फ्रॉम चाइना। तो अगर कोई कंपनी चाइना छोड़ के इंडिया में आ रही है और अगेन अपने इनपुट्स को लेकर चाइना पे डिपेंडेंट है, तो वो वल्नरेबल है कि अगर चाइना में कुछ होता है तो सप्लाई चेन जो फिर अगेन डिसरप्ट हो जाएगा। ये एक इशू है। फिर बात है कि मेटल्स का सेक्टर। देखिए इंडिया में, चाइना में, इनफैक्ट चाइना में जो मेटल्स का एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटी लगा दिया गया, क्योंकि उनका जो अपना डिमांड है वो ज्यादा हो गया है। तो उसकी वजह से जो मेटल सेक्टर है इंडिया में वो भी बेनिफिट हो सकता है उसको भी। तो जो कमिटी उन्होंने रिकमेंड किया है कि जो टैक्सेस हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, उनको रेशनलाइज कर दिया जाए। मीन्स की जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनमें और इंडिया में जो टैक्सेस हैं उसमें कुछ एक समन्वय हो, बैलेंस हो। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का अपना, जो यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इंसेंटिव मिले, या फिर उनका जो ग्लोबल इकोनॉमी में, ग्लोबल मार्केट में जो कॉम्पिटिटिवनेस है उसको इंप्रूव किया जाए, उसको बढ़ाया जाए। तो जो टैक्सेस हैं उसको रैशनलाइज किया जाए, और जो जब टैक्सेस को रैशनलाइज किया जाएगा, जो एफडीआई है वो भी आएगा इंडिया में, एफडीआई भी आएगा, जो और जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे compete करने के लिए। फिर है कि रिकमेंडेशन एक ही है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं या फिर जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो और बढ़ाए जाएं, और भी कंट्रियों से एफटीए नेगोशिएशंस किए जाएं। गवर्नमेंट ने ये रिप्लाई किया था इसमें कि इंडिया का अभी तक 13 कंट्रीज के साथ एफटीए है और 6 कंट्रीज के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है। और गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि कनाडा के साथ, यूके, यूएस, यूरोप के साथ हमारा जो एफटीए का नेगोशिएशन है उस पर एफटीए पे नेगोशिएशन हो रहा है और आने वाले सालों में वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इंडिया आरसीईपी ज्वाइन नहीं किया, तो इंडिया के लिए जरूरी ये है कि जो भी ट्रेड पार्टनर्स हैं मेजर इंडिया के, उनके साथ इंडिया एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट या फिर एफटीए नेगोशिएट करे। क्यों? क्योंकि वो डिसएडवांटेज ना हो पाए इंडिया के लिए, जो उनका अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लाइक आरसीईपी। आरसीईपी इंडिया के लिए डिसएडवांटेज ना हो, इसके लिए जरूरी है कि जो भी आरसीईपी के मेंबर्स हैं उनके साथ इंडिया का एक अपना एफटीए हो। फिर है कि बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट और बेस्ट इन क्लास मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स कि आप जो लीनियर इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवे का, वो अच्छा हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई अच्छा हो, वाटर का सप्लाई अच्छा हो। तो जिस तरह की जो एसईजेड्स डेवलप किए गए हैं, इस रिपोर्ट में एसईजेड की भी बात की गई थी कि इसके लिए और एलोकेशन हो इसको डेवलप करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव किया जाए, उसको और सोफिस्टिकेटेड किया जाए कि इंडिया का जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो इम्प्रूव हो ओवर टाइम, और इंडिया
वो जरूरी भी है कि अगर इतना बड़ा वर्क पूल है 476 मिलियन लोगों का, तो इनको एक डिसेंट एम्प्लॉयमेंट देना जरूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंप्रूव होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयड लोग कहाँ हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर में एज पर गवर्नमेंट रिपोर्ट जो पूरा वर्किंग एज पॉपुलेशन है उसका 49% लोग, या फिर ये कहें कि लेस देन 49% लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है, और ये सबसे ज्यादा यहाँ पे डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट है। और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट को खत्म करना है, मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चर में अधिक लोग काम कर रहे हैं, जितना वहां पे आवश्यकता नहीं है, उनको वहां से बाहर निकाला जाए, और उनको वहां से बाहर निकालना है तो मैन्युफैक्चरिंग में उनको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि इंडिया एक अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन के उभरे, अल्टरनेटिव ऑफ चाइना। ये था हमारा डिस्कशन यहाँ पे। जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन के लिए वो है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल। देखें, लगातार प्रयास था गवर्नमेंट का, जीएसटी काउंसिल का, कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल इंडिया में लाया जाए। तो जीएसटी बिल आया था 2017 में, जीएसटी इनफैक्ट आ गया था 2017 में, लेकिन जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं आया था। तो जितने भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे, इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेकर इशूज थे, जो वैल्यूएशन को लेकर इशूज थे, ये सब जो है हाई कोर्ट्स में जा रहे थे। तो हाई कोर्ट्स का भी बर्डन बढ़ रहा था। हाई कोर्ट्स का कोई अपना स्पेशलाइजेशन नहीं है इस तरह का कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स देखने का। तो इशू ये था कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को लाया जाए, और जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल किया जाए जीएसटी ट्राइब्यूनल में। तो फाइनेंस बिल 2023 में प्रोविजन किया गया जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का। तो बेसिकली जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने रिकमेंड किया था, और जो जीएसटी काउंसिल, 49th जीएसटी काउंसिल, अभी फरवरी में ये काउंसिल की मीटिंग थी, उन्होंने अप्रूव किया इसको, और फाइनेंस बिल 2023 में इसको रखा गया है जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को। तो लोकसभा ने अभी इसको पास भी कर दिया है, तो जल्द ही जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को बनाया जाएगा। जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का जो प्रिंसिपल बेंच रहेगा वो दिल्ली में रहेगा, और भी स्टेट्स में, बाकी सारे स्टेट्स में इसका एडिशनल बेंच रहेगा, और एक स्टेट में एक से ज्यादा बेंच भी इसका हो सकता है। तो जो इसका प्रिंसिपल बेंच रहेगा वो दिल्ली में रहेगा। तो यह जो दिल्ली का जो बेंच रहेगा, जो प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड डिस्प्यूट है उसको ये देखेगा। ठीक है, तो जीएसटी का जो सेक्शन 109 है उसमें बात की गई थी जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल का। ठीक है, कि देयर शुड बी एन स्पेशलाइज्ड अथॉरिटी टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू जीएसटी। अब देखते हैं कि जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल नहीं था तो क्या इश्यूज थे। देखें, रिक्वायरमेंट इसलिए थी क्योंकि जो भी जीएसटी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स थे वो रिट पिटीशन के थ्रू जाते थे हाई कोर्ट्स में। ठीक है, अलग अलग हाई कोर्ट्स का अपना अलग अलग इंटरप्रिटेशन था जीएसटी लॉ का, तो उसमें भी एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी देश भर में। फिर बात यह है कि जो हाई कोर्ट्स हैं उनके पास जो केसेस थे वो पाइल अप होते जा रहे थे, क्योंकि हाई कोर्ट्स के पास और भी अलग बर्डन है। हाई कोर्ट्स स्पेशलाइज्ड भी नहीं है कॉमर्शियल केसेस को हैंडल करने के लिए। फिर है कि जो टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर अगर अपने मामले को हाई कोर्ट में लेके जा रहा है तो उसको रिजॉल्व होने में टाइम लगता था, और उस बीच में जो टाइम है केस फाइल करने में और रिजॉल्व होने में, उसके बीच में जो रेवेन्यू अथॉरिटीज थे वो अपने एक्शंस को कंटिन्यू करते थे। मीन्स कि जो जब तक जस्टिस मिलता तब तक काफी डैमेज हो चुका होता था। ठीक है, इसीलिए जरूरत थी कि एक स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल बनाया जाए कि जो भी जीएसटी रिलेटेड मैटर्स है उसको रिजॉल्व किया जाए। अब देखें कि इसका बेनिफिट क्या होगा। बेनिफिट ये होगा कि जो जस्टिस होगा वो ज्यादा जल्दी हो जाएगा, मीन्स की जो रेजोल्यूशन डिस्प्यूट्स का वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और लोगों के लिए इकोनॉमिकल भी रहेगा, क्योंकि एक स्टेट में कई सारे बेंचेस बनाए जा सकते हैं जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल के, लेकिन हाई कोर्ट एक स्टेट में एक ही जगह होता है। ठीक है, फिर है कि सिंपल प्रोसीजर रहेगा, जो कॉन्फ्लिक्ट है यूनियन और स्टेट्स के बीच में वो रिजॉल्व होगा। जैसे कि कंपनसेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट था रेवेन्यू न्यूट्रल वाले केस में, कि जो स्टेट्स का लॉस हो रहा है रेवेन्यू के जीएसटी के आने से उसको कंपेंसेट किया जाए। पेंडेमिक के आने से और इश्यूज हुआ क्योंकि रेवेन्यू कम हो गया था, तो स्टेट्स का डिमांड ये था कि जो 5 साल का प्रोविजन था कंपेंसेट करने का उसको और आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, फिर है कि अगर जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल एक अपने प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करेगा देश भर में, तो एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी, जो भी डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जाएगा उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। फिर है कि एक बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा। जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन है कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स का जीएसटी से रिलेटेड वो कम होगा, और जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो अपने जो नॉर्मल फंक्शंस पे फोकस कर पाएंगे। ठीक है, और टैक्स पेयर्स के लिए बेनिफिट हो, क्योंकि लिए एक अप्रोच करना इजी हो जाएगा, उनको प्रोविजन ज्यादा अच्छे से उसको लेकर अवेयरनेस होगी उनके अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा डिस्कशन जीएसटी अपीलेट ट्राइब्यूनल को लेके। थैंक यू वेरी मच।